हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए अल्टरनेटर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की वीडियो बनाता हूं और मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं वो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शंस आता है, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटर। दोस्तों, अल्टरनेटर का जो चैप्टर है उसको हम बिल्कुल ही बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैं आपका प्रयास करूंगा कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जिस जिस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन प्रकार के क्वेश्चंस को यहां पर सोल्व कराने की कोशिश करूं। दोस्तों, जैसा कि हमने जनरेटर टॉपिक पढ़ा था, जनरेटर क्या काम करता है हमारा? तो जनरेटर हमारा यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी प्रकार अल्टरनेटर भी हमारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन जनरेटर तो कौन सी वैद्युतिक ऊर्जा दे रहा था अपन को? डीसी। अल्टरनेटर अपन को डीसी की जगह कौन सी देगा? एसी। तो एसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता हो वही क्या कहलाता है? अल्टरनेटर। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यही बनता है कि अल्टरनेटर क्या कार्य करता है। तो अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को एसी यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तो होगी अल्टरनेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में भी, अल्टरनेटर होता क्या है और क्या काम करता है। तो एसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर दे वो मशीन ही क्या कहलाएगी? अल्टरनेटर। फिर इसके बाद में आता है कि आपका अल्टरनेटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आपका जनरेटर हमने पढ़ा आपका, जैसे जनरेटर आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, उसी प्रकार अल्टरनेटर भी आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपको अच्छी प्रकार से पता होगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी कंडक्टर या किसी कॉइल्स को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाता है या फिर कॉइल्स को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, तो उस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उस कॉइल के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही आपका क्या कहता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता है। यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी धारावाही या फिर जब किसी चालक पदार्थ या जब किसी धारावाही कुंडली के अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कंडक्टर या फिर कॉइल्स के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा प्रवाहित होती है। यही आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। तो आपका जो अल्टरनेटर होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपका अल्टरनेटर क्या काम करता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। दूसरा, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अल्टरनेटर आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इन दोनों चीजों को आप नोट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन अल्टरनेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अल्टरनेटर आपका क्या होता है। तो अल्टरनेटर क्या काम करता है? आपका जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो घूर्णन के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी चीज को अपन घुमा रहे हैं, घूमने के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो अल्टरनेटर क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को एसी, एसी मतलब आपका प्रत्यावर्ती धारा। एसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपकी प्रत्यावर्ती धारा में क्या करता है? एसी विद्युत धारा में, कौन सी विद्युत धारा में? एसी विद्युत धारा में क्या करता है? आपका परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है एसी विद्युत धारा में? तो आपका अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या काम करता है? आपका जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उस यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत धारा में परिवर्तित करने का काम करता है। इसके बाद में बात आती है कि अल्टरनेटर का
सिद्धांत। भाई अल्टरनेटर आपका किस सिद्धांत पे काम करता है? सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। तो अल्टरनेटर आपका क्या काम करता है? अल्टरनेटर आपका फेराडे के, कौन से? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अल्टरनेटर आपके फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दो लाइन आपकी चीज कंप्लीट हो गई। अब देखिए अल्टरनेटर के अंदर भी क्या होती है आपके? विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल या वैद्युतिक ऊर्जा। यहाँ पर विद्युत धारा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? विद्युत ऊर्जा। क्या लिखेंगे अपन? विद्युत ऊर्जा लिख लो, उसमें विद्युत धारा थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो अल्टरनेटर क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा में क्या करता है? आपका परिवर्तित करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अब इस विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? तो हमने जनरेटर के अंदर पढ़ा था कि जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। भाई फ्लेमिंग ने कितने नियम दिए थे? फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे। एक तो दिया था दाएं हाथ का नियम, एक दिया था बाएं हाथ का नियम। हमने पढ़ा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है वो जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है वो मोटर, डीसी मोटर के घूमने की क्या बताता है? अपन को दिशा बताता है। तो जब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है, तो अल्टरनेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का ही प्रयोग करेंगे। क्या बोला मैंने? क्या? अल्टरनेटर के अंदर, किसके अंदर? आपका अल्टरनेटर के अंदर। देखिए अल्टरनेटर को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्तक। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यावर्तक बोलते हैं। तो हिंदी वर्ड भी थोड़ा याद रख लेना, और हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड तो 100% याद रखना ही रखना है। तो आपका जो अल्टरनेटर होता है, तो अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है? आपका विद्युत वाहक बल होता है। तो अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। तो ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग, क्या आपका? फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? अल्टरनेटर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा नियम काम में लेंगे? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यहां से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल और सीधे सीधे बन जाते हैं कि अल्टरनेटर आपका क्या काम करता है। तो अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को एसी वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर एसी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? डीसी लिख दूंगा, तो वो क्या काम हो जाएगा? आपका जनरेटर हो जाएगा। फिर अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अल्टरनेटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा क्या बन जाता है? अल्टरनेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? तो अल्टरनेटर के अंदर उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर अल्टरनेटर आता है आपका, देखिए अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का ही दूसरा नाम क्या है आपका? सिंक्रोनस जनरेटर। क्या बोलेंगे इसको? सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तुल्यकाली जनित्र। क्या बोलेंगे इसको? तुल्यकाली क्या बोल सकते हैं इसको? जनित्र। इसी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको अपन? एसी जनरेटर। अल्टरनेटर को ही क्या बोल सकता है वो? एसी जनरेटर बोल सकता है, यानी कि प्रत्यावर्ती जनित्र। क्या बोल सकता है इसको वो? प्रत्यावर्ती जनित्र बोल सकता है। ये तो अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को हिंदी में क्या बोल सकता है वो? आपको प्रत्यावर्तक बोल सकता है। क्या बोल सकता है? प्रत्यावर्तक। तो इनमें से कोई सा भी नाम आपके सामने आ सकता है, तो आप इन नाम को थोड़ा ध्यान रखोगे
कि जो आपका अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्तक। इसी का दूसरा नाम है सिंक्रोनस जनरेटर। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम? सिंक्रोनस जनरेटर। हिंदी में बोलेंगे तुल्यकालिक जनित्र, तुल्यकालिक जनित्र, तुल्यकालिक जनित्र। फिर इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? एसी जनरेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसी जनरेटर, क्योंकि अपन को क्या दे रहा है? एसी विद्युत भागबल दे रहा है, तो इसको क्या बोल सकता है हिंदी में? प्रत्यावर्ती जनित्र भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है आपको? प्रत्यावर्ती जनित्र। तो सारे नाम आप याद रखोगे। इसके अंदर नामों के अंदर आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको सिंक्रोनस जनरेटर बोल रहा हूं तो भी मैं अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं एसी जनरेटर बोल रहा हूं तो भी अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं प्रत्यावर्तक बोल रहा हूं तो भी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं। तो इन वर्ड्स को लेकर आपके दिमाग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपकी एग्जाम्स के अंदर इनमें से कोई सा भी वर्ड्स आ सकता है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है वो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर आपको कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर अगर आप चाहो कि मैं चाहूं तो आपका ये जो चैप्टर है उसको 1 घंटे के अंदर भी कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन मेरा टारगेट आपको सिलेबस को कंप्लीट कराना नहीं है, और ना ही मेरा टारगेट आपका जो एबेसेड है उनको टिक करवाना है। मेरा टारगेट है आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल अच्छी तरह से समझा के पढ़ाना, ताकि आपका कोई सा भी ऑब्जेक्टिव्स बन जाए, कैसे भी घुमा के आपके सामने क्वेश्चंस को रख दिया जाए, उसको अपन आसानी से और इजी वे के अंदर सोल्व कर सके। नहीं तो यहाँ पर मैं 3 लाइन है, इन 3 लाइनों को सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर लिखा के भी बता सकता था, लेकिन मैं एक लाइन को 3 या 4 दफे रिवाइज करता हूं, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट बैठ जाए। मेरा यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है जल्दी से जल्दी सिलेबस कराने का, क्योंकि ना तो मैंने आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ, ना मेरे के पास ये है कि मेरे को कोई दूसरा बैच स्टार्ट करना है। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना के आपके यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करता हूँ, और वो कंटेंट देता हूं आपके लिए जो आपको कहीं पर भी पेड कोर्स के अंदर भी नहीं मिलेगा। आप कितना ही महंगा समझा, कितने अच्छे से अच्छे टीचर्स के ले लेना, लेकिन आपने अगर मेरे नोट्स बनाए और वो टीचर जो पढ़ाते हैं उनके नोट्स की अगर आप कंपेयर करोगे तो उनसे ज्यादा मैटर ही आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो यहाँ पर मेरा टारगेट कभी भी जल्दबाजी करने का नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। अगर कोई चाहता है भाई मेरे को जल्दी सिलेबस कराने, तो भाई खूब सारे फ्री वाले चैनल, खूब सारे पेड वाले चैनल्स पढ़े, आप कोई सा भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारी तीन ही चीजें आपकी कन्वर्ट क्लियर हो गई आपकी, कि अल्टरनेटर क्या काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत वाहक पैदा हो रहा है उसकी दिशा किससे ज्ञात करेंगे, और इनको किन किन नामों से जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद में ये तो हो गया हमारा अल्टरनेटर का बेसिक, भाई अल्टरनेटर क्या होता है। एक और चीज इसी के अंदर लिखना है आपको, आपका जो अल्टरनेटर होता है वो अल्टरनेटर क्या है? आपका डबली एक्साइटेड मशीन है, यानी 2 गुना उत्तेजित मशीन। क्या बोल सकते हैं इसको? एक और वर्ड होता है डबली एक्साइटेड मशीन, आपने सुना होगा। अल्टरनेटर क्या है? आपका डबली एक्साइटेड मशीन है। लिख देता हूं मैं आपका अल्टरनेटर। क्या अल्टरनेटर क्या है आपका? डबली, डबली एक्साइटेड मशीन। देखो डबली का मतलब 2 गुना उत्तेजित, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, और मशीन तो आपकी मशीन है। तो अल्टरनेटर आपका क्या है? डबली एक्साइटेड मशीन है, यानी कि 2 गुना उत्तेजित मशीन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से डबली एक्साइटेड मशीन है, 2 गुना उत्तेजित मशीन है, जिसमें आ जाएगा आपका सिंक्रोनस मोटर आ जाएगा, या सिंक्रोनस जनरेटर आ जाएगा आपका, या सिंक्रोनस मशीन दे देगा एक ऑप्शन। एक आपको दे देगा जैसे आपका एसी ट्रांसफॉर्मर आ गया, आपका एसी मोटर आ गई, सिंगल फेस मोटर आ गई, आपकी 3 फेस मोटर दे देगा। तो उनमें से डबली एक्साइटेड मशीन कौन सा होगा? आपका अल्टरनेटर होगा। अल्टरनेटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं? सिंक्रोनस मशीन। देखिए जहां पर मैं अगर सिंक्रोनस मशीन लिखता हूं तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर आपकी कितनी चीजें आ जाएगी? 2 चीजें आ जाएगी। एक तो क्या आ जाएगा? आपका अल्टरनेटर आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगी? आपकी सिंक्रोनस मोटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर, उनको अपन कंबाइंड रूप से क्या बोल देंगे? अपन सिंक्रोनस मशीन। जैसे अपन बोलते हैं डीसी मशीन। क्या बोलते हैं? जैसे डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपका डीसी जनरेटर आ जाता है, और डीसी क्या आ जाती है? आपकी मोटर आ जाती है। जैसे डीसी जनरेटर
और डीसी मोटर, उन दोनों की संरचना बिल्कुल समान होती है। वैसे कि वैसे सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर, इन दोनों की संरचना बिल्कुल क्या होती है, समान। मैं यहाँ पर आपको अल्टरनेटर की संरचना पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं सिंक्रोनस मोटर की संरचना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की संरचना बिल्कुल क्या होती है, समान। जैसे हमने डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की संरचना पढ़ी थी, वैसे हम यहाँ पर अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की संरचना पढ़ेंगे। तो इन दोनों मशीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, सिंक्रोनस मशीन कहा जाता है। तो मैं यहां पर अल्टरनेटर न लिख के मैं डायरेक्ट आपको यहां पर लिख देता हूं क्या, सिंक्रोनस मशीन। क्या लिख देता हूं आपका, सिंक्रोनस मशीन, क्योंकि फिर दोबारा मैं जब आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को दोबारा यही लाइन लिखवानी पड़ेगी। तो अब मैंने यहां पर लिख दिया सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के अंदर आप याद रखो कि दोनों चीज आएगी, अल्टरनेटर भी आएगा और सिंक्रोनस मोटर भी आएगा। यानी कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों के दोनों ही क्या है, आपकी डबली एक्साइटेड मशीन है, 2 गुना उत्तेजित मशीन है। अब मैं थोड़ा सा आपको 2 गुना उत्तेजित या डबली एक्साइटेड मशीन की मीनिंग बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, अल्टरनेटर के अंदर क्या करते हैं अपन, 2 प्रकार की सप्लाई देते हैं। अल्टरनेटर के अंदर क्या करते हैं अपन, 2 प्रकार की सप्लाई देते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यानी कि अल्टरनेटर के स्टेटर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए तो उसके अंदर डीसी सप्लाई दी जाती है, और जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है आर्मेचर के अंदर, वो आर्मेचर के अंदर कौन सा विद्युत वाहक बल होता है, एसी। तो अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन के अंदर डीसी और एसी दोनों प्रकार की सप्लाई होती है, अलग अलग वाइंडिंग में। एक वाइंडिंग में डीसी सप्लाई होती है, दूसरी वाइंडिंग में कौन सी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई होती है। तो अल्टरनेटर की दोनों वाइंडिंगों को 2 अलग अलग सप्लाई से क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। यानी कि दोनों वाइंडिंगों में 2 अलग अलग सप्लाई के कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इस कारण अल्टरनेटर को अपन डबली एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डबली एक्साइटेड मशीन, क्योंकि इसके अंदर एसी एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई के कारण, एसी और डीसी दोनों सप्लाई के कारण क्या पैदा होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। दो एसी और डीसी दोनों सप्लाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इस कारण जो सिंक्रोनस मशीन्स होती है, वो सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, आपकी डबली एक्साइटेड मशीन होती है। ऐसे कैसे आपकी जो डीसी जनरेटर होता है आपका या डीसी मोटर्स होती है, तो डीसी मोटर के अंदर अपन ने देखा उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन डीसी सप्लाई देते हैं। तो उसके कारण जो उसके फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो किसके कारण पैदा होता है, डीसी के कारण। लेकिन उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसकी आर्मेचर वाइंडिंग को अपन बाहर से तो डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन बीच में क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। अब डीसी मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर है वो किसकी तरह काम करता है, इन्वर्टर की तरह। मतलब कम्यूटेटर क्या करता है, उस डीसी को किस में चेंज कर देता है, एसी के अंदर। मतलब अब आर्मेचर को कौन सी सप्लाई मिल रही है, एसी। तो उसके फील्ड वाइंडिंग को तो दे रहे हैं डीसी सप्लाई, और आर्मेचर को मिल रही है एसी सप्लाई। तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो तो डीसी सप्लाई के कारण पैदा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो एसी सप्लाई के कारण पैदा होगा। तो वहां पर भी किसके अंदर, डीसी मशीन के अंदर भी क्या हो रहा है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो 2 अलग अलग सप्लाई के कारण पैदा हो रहा है। इस कारण जो डीसी मशीन्स होती है वो भी क्या होती है, आपकी डबली एक्साइटेड मशीन होती है। क्या होती है, आपकी डबली एक्साइटेड मशीन, यानी कि 2 गुना या दोहरी उत्तेजित मशीन। इसको अपन 2 गुना या फिर दोहरी उत्तेजित क्या बोल सकते हैं, इसको दोहरी उत्तेजित मशीन भी हिंदी में बोल सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो ट्रांसफॉर्मर आपका डबली एक्साइटेड मशीन है, सिंगल एक्साइटेड मशीन है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको कौन सी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, एसी सप्लाई के साथ। फिर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है, वो विद्युत वाहक बल जब सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो भी कौन सा होगा, आपका एसी। अब उस एसी विद्युत वाहक बल के कारण उसके अंदर जो धारा बहेगी वो भी कौन सी धारा होगी, एसी धारा। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर भी एसी धारा है और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी कौन सी धारा है, एसी धारा है। मतलब दोनों वाइंडिंगों में धारा क्या हो गई, समान। दोनों वाइंडिंगों के अंदर कौन सी धारा है, एसी एसी है। तो इस कारण ट्रांसफॉर्मर आपका क्या है, सिंगल एक्साइटेड मशीन है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, सिंगल एक्साइटेड,
क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में भी एसी के कारण विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एसी के कारण विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। इस कारण ट्रांसफार्मर आपका सिंगल एक्साइटेड मशीन होता है। लेकिन हमने देखा डीसी मोटर या डीसी जनरेटर, डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग को तो डीसी दे रहे हैं, लेकिन उसमें आर्मेचर को बाहर से तो डीसी दे रहे हैं, लेकिन जो बीच में कम्यूटेटर लगा हुआ है वो कम्यूटेटर क्या कर रहा है, डीसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका एसी में। तो उसकी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वो किसके कारण पैदा हो रहा है, एसी के कारण। इस कारण डीसी मशीन क्या हो गया आपका, डबली एक्साइटेड। ऐसे कैसे आपकी जो सिंक्रोनस मशीन्स होती है, यानी कि आपका चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो यानी कि अल्टरनेटर हो या फिर सिंक्रोनस मोटर हो, वो दोनों के दोनों ही डबली एक्साइटेड मशीन है। यानी कि इसके फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वो तो डीसी सप्लाई के कारण पैदा होता है, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो एसी सप्लाई के कारण पैदा होता है। इस कारण आपका जो सिंक्रोनस मशीन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी डबली एक्साइटेड मशीन होती है। यहाँ से ये सारी चीजें आप नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन क्या, सिंक्रोनस मशीन की संरचना। देखिए जहां पर मैं मशीन बोलूं, आप याद रखोगे इस चीज को, जहां पर अगर मैं लिखता हूं सिंक्रोनस मशीन, तो जहां पर मैं सिंक्रोनस मशीन लिख रहा हूं तो वहां पर मैं मतलब अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा तब आपको मैं संरचना नहीं पढ़ाऊंगा। तो जहां पर मैं अगर सिंक्रोनस मशीन बोलता हूं, सिंक्रोनस मशीन का मतलब है अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों की बात हो रही है। अगर मैं केवल अल्टरनेटर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। अगर मैं मोटर की बात करूंगा तो बोलूंगा सिंक्रोनस मोटर। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं सिंक्रोनस मशीन्स बोलता हूं तो सिंक्रोनस मशीन का मतलब वही काम अल्टरनेटर में हो रहा है और वही काम किस में होगा, आपका सिंक्रोनस मोटर के अंदर होगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आगे आपको इसी चैप्टर को समझाने के लिए आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो आपका अल्टरनेटर का सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया, अल्टरनेटर का आपका सिद्धांत हो गया, अल्टरनेटर के अंदर ये किस सिद्धांत पे काम करता है, अल्टरनेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होती है वो कौन से नियम से ज्ञात करते हैं, या अल्टरनेटर आपका क्या है, एक डबली एक्साइटेड मशीन है। अब देखते हैं अल्टरनेटर की संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं अपन, संरचना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, संरचना। संरचना की मतलब अल्टरनेटर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए अल्टरनेटर के अंदर मुख्य रूप से अपन दो भाग के अंदर पढ़ेंगे, केवल एक तो स्टेटर के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे रोटर के बारे में। क्योंकि अल्टरनेटर के अंदर हमने पढ़ा है सेल्फ रिंग भी लगी होती है, लेकिन सेल्फ रिंग हमने जनरेटर वाले टॉपिक के अंदर कन्वर्ट कर ली। अल्टरनेटर के अंदर वैसे तो कार्बन ब्रश भी लगी होती है, तो कार्बन ब्रश भी हमने जनरेटर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ ली। तो वहां पर उन चीजों के बारे में अपन को फालतू में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो अपन यहाँ पर सिर्फ दो चीजों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि अल्टरनेटर के अंदर जो मुख्य रूप से जो दो भाग होते हैं, एक तो होता है अल्टरनेटर के अंदर होता है स्टेटर, एक तो क्या होता है स्टेटर, और दूसरा होता है अल्टरनेटर के अंदर रोटर। तो इन दोनों चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटर का स्टेटर क्या होता है, अल्टरनेटर का स्टेटर किस धातु का बना होता है, अल्टरनेटर के स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग लगी होती है, इसी प्रकार अल्टरनेटर के रोटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, स्टेटर की। किसकी बात करते हैं, स्टेटर। तो देखिए हमने डीसी मोटर के अंदर भी, डीसी मशीन के अंदर भी अपन ने स्टेटर पढ़ा था। डीसी मशीन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्टेटर पढ़ा था। डीसी मशीन का स्टेटर क्या होता है, मशीन का सबसे बाहर वाला भाग, वही क्या कहलाता है, आपका स्टेटर होता है। मशीन का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, आपका स्टेटर। अब ये स्टेटर का एक तो बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक कोर होती है। तो स्टेटर के अंदर अपन कितनी चीजें पढ़ेंगे, दो। एक तो पढ़ेंगे स्टेटर का बाहरी भाग, एक तो क्या पढ़ेंगे, स्टेटर का कौन सा भाग, बाहरी भाग। एक तो पढ़ेंगे स्टेटर का बाहरी भाग और एक पढ़ेंगे स्टेटर का आंतरिक भाग। स्टेटर का क्या भाग पढ़ेंगे, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेटर कोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टेटर कोर। तो देखिए स्टेटर का जो बाहरी भाग होता है, स्टेटर का बाहरी भाग होता है वो किस धातु का बना होता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो स्टेटर का जो बाहरी भाग है वो ढलवा लोहा या फिर
सिलिकॉन स्टील का, ढलवा लोहा या फिर किसका बना होता है आपका, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का क्या होता है, बना होता है। कौन सा भाग की बात कर रहे हैं अपन, बाहरी भाग के। तो अल्टरनेटर का जो बाहरी भाग है, यानी कि आपका सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन का जो स्टेटर होता है, स्टेटर का भी जो बाहरी भाग होता है, स्टेटर का बाहरी भाग क्या होता है, ढलवा लोहा या सिलिकॉन स्टील्स का बना होगा। अगर छोटी मशीन होगी, कौन सी मशीन होगी, अगर छोटी मशीन, छोटे आकार की मशीन होगी, अगर छोटे आकार की मशीन होगी, छोटे आकार की मशीन होगी, तो उसके जो बाहरी भाग या बॉडी है वो किसकी बनी होगी, ढलवा लोहे की। और यदि बड़े आकार की मशीन है, कौन सी है आपके, बड़े आकार की मशीन है, यदि बड़े आकार की मशीन है तो बड़े आकार की मशीन का जो बाहरी भाग है वो किसका बना हुआ, आपका सिलिकॉन स्टील का बना होगा। तो स्टेटर, तो सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है बाहरी भाग और एक होता है आंतरिक भाग। बाहरी भाग आपका ढलवा लोहा या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगर छोटे आकार की मशीन है तो ढलवा लोहे का बना देंगे, बड़े आकार की मशीन है तो किसका बना देंगे, सिलिकॉन स्टील का बना देंगे। अब ये जो बाहरी भाग होता है, इस बाहरी भाग का काम क्या है, तो हमने जनरेटर के अंदर भी पढ़ा था, जो कि जनरेटर या जो डीसी मशीन होती है उसका बाहरी भाग क्या करता है, मशीन के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर भी सिंक्रोनस मशीन के जो स्टेटर का जो बाहरी भाग होता है, वो मशीन के अंदर जितने भी आंतरिक भाग होते हैं उन सब आंतरिक भागों की क्या करता है, आपका सुरक्षा करता है। दूसरा देखते हैं अपन इसके आंतरिक भाग यानी कि स्टेटर कोर। सबसे पहले अपन देखेंगे भाई स्टेटर कोर होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो आपका स्टेटर कोर होती है वो आपकी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी होती है। क्या होती है आपकी, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, यानी कि इसको बोलेंगे क्या, पटलित, पटलित सिलिकॉन स्टील। पटलित सिलिकॉन स्टील का क्या होता है, आपका बना होता है। तो स्टेटर की जो आंतरिक कोर होती है वो किसकी बनी होती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। याद रहेगा, जो आपका सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन के अंदर, अभी रोटर वाले को हटा दो, स्टेटर की बात कर रहे हैं, तो सिंक्रोनस मशीन का जो स्टेटर होता है, स्टेटर के दो भाग पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ा हमने बाहरी भाग और एक होता है आंतरिक भाग। बाहरी भाग बनाया होता है ढलवा लोहा या सिलिकॉन स्टील का। ढलवा लोहा कौन सी मशीनों की बनाई जाती है, छोटे आकार की मशीनों को तो ढलवा लोहा का बना देंगे, और बड़े आकार की मशीन है उनका किसका बना देंगे, सिलिकॉन स्टील का। अब इसके आंतरिक भाग पर क्या होते हैं, ये जो आंतरिक भाग होता है वो सिलिकॉन स्टील यानी कि पटलित सिलिकॉन स्टील या लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। फिर इसका जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग पर क्या होते हैं, आपके खांचे कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं, खांचे। खांचों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लॉट्स। क्या कटे होते हैं, इसके आंतरिक भाग पर खांचे कटे होते हैं, यानी कि स्लॉट्स कटे होते हैं। स्टेटर के आंतरिक भाग पर क्या होते हैं, आपके स्लॉट्स कटे होते हैं। ठीक है, इन स्लॉट्स के अंदर क्या लगाई जाती है, वाइंडिंग रखी जाती है। क्या रखी जाती है, वाइंडिंग। अब देखिए यहां पर आपको याद रखने की चीज है, हमने डीसी मशीन के अंदर देखा था, डीसी मशीन के जो स्टेटर होता है, उस स्टेटर के आंतरिक भाग पर जो स्लॉट्स कटे होते हैं, वो वहां पर आंतरिक भाग पे स्लॉट्स नहीं कटे होते डीसी मशीन के अंदर, सॉरी, डीसी मशीन के अंदर स्लॉट्स नहीं होते हैं। डीसी मशीन के आंतरिक भागों पर क्या लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पोल। और स्टेटर के जो आंतरिक भागों पर जो पोल लगे होते हैं, वहां पर कौन सी वाइंडिंग करते थे अपन, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर रहे थे, फील्ड वाइंडिंग। तो डीसी मशीन के अंदर स्टेटर के जो आंतरिक भाग पर जो पोल लगे हुए थे, उन पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग करते हैं अपन, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी मशीन की बात कर रहा हूं मैं अभी, डीसी मशीन की। लेकिन सिंक्रोनस मशीन के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंक्रोनस मशीन के अंदर यहां पर उल्टा होता है। सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्टेटर पर हम कभी भी फील्ड वाइंडिंग नहीं करते हैं। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि इसके स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग क्यों नहीं की जाती है। डीसी मशीन के अंदर जो स्टेटर के आंतरिक भाग पर जो स्लॉट्स कटे होते हैं, उन स्लॉट्स के अंदर, स्टेटर के आंतरिक भाग पर जो स्लॉट्स कटे होते हैं, उन स्लॉट्स के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो स्टेटर स्लॉट्स पर क्या, स्टेटर स्लॉट्स पर या स्टेटर स्लॉट्स में क्या की जाती है अपन, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग।
हिंदी में लिखेंगे अपन इसको क्या, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या की जाती है, यहां पर स्थापित की जाती है। तो स्टेटर स्लॉट्स के अंदर कौन सी वाइंडिंग स्थापित करेंगे अपन, आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग देखा, जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। वैसे अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल। तो यहां पर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो कहां पर पैदा होगा, आपका स्टेटर पर होगा। कहां पर होगा, स्टेटर। और स्टेटर क्या होता है, आपका स्थिर भाग होता है। क्या होता है, स्थिर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर, सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो आर्मेचर होता है, यानी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो स्टेटर अपन ने पढ़ा, स्टेटर के अंदर कितने भाग पढ़े अपन ने, दो, बाहरी भाग, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील। आंतरिक भाग पर क्या कटे होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। आंतरिक भाग पर जो स्लॉट्स कटे होते हैं, या पूछ लेता है कि स्टेटर कोर पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो स्टेटर कोर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, आपका एसी विद्युत वाहक बल। क्या, एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एसी विद्युत वाहक बल क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। कौन से वाइंडिंग के अंदर, आपका आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। एक और लिख लेना, आपका ये जो स्टेटर होता है, ये होता है क्या, आपका सिंक्रोनस मशीन का, सिंक्रोनस मशीन का क्या होता है, आपका स्थिर भाग होता है। सिंक्रोनस मशीन का क्या होता है, स्थिर भाग होता है। स्थिर भाग का मतलब क्या होता है, यह भाग आपका घूर्णन नहीं करता है, गति नहीं करता है। यह भाग क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है। तो स्टेटर, स्टेटर क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन का वह भाग जो क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है, वो क्या कहलाता है, स्टेटर। कितने भागों में पढ़ा, दो भागों में, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। आंतरिक भाग पर क्या कटे होते हैं, स्लॉट। स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग रखी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, आपका एसी विद्युत वाहक बल पैदा होता है। मतलब यहां पर जिस वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, उस वाइंडिंग को अपन क्या रखते हैं, यहां पर स्थिर रखते हैं। स्थिर रखने का कारण मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखो, जनरेटर के अंदर, जनरेटर के अंदर अपन को विद्युत वाहक बल कौन सी वाइंडिंग के अंदर पैदा हो रहा था, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। लेकिन जनरेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग क्या रहती है, आपकी घूमती रहती है। क्या रहती रहती है, घूमती रहती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग घूम रही है, अब घूमने वाली चीज से अगर मेरे को सप्लाई लेनी है, तो डायरेक्ट वायर तो कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज घूम रही है। अगर इससे मैंने डायरेक्ट वायर जोड़ दिया, तो ये वायर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो घूमने वाली चीज से विद्युत वाहक बल लेने के लिए क्या किया अपन ने, यहां पर लगाया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के ऊपर क्या लगाई, कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश लगा के फिर कम्यूटेटर के होते हुए कार्बन ब्रश के माध्यम से अपन ने क्या लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, जनरेटर की। अब वहां पर हमने देखा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के अंदर क्या होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट्स छोटे छोटे तांबे के, मोटे हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनाए जाते हैं। उनके बीच में क्या लगाया जाता है, इंसुलेशन लगाया जाता है, अब्रक या माइका का लगाया जाता है। अब वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स क्या हो सकते हैं, आपके ज्यादा वोल्टेज को सहन नहीं कर सकते। वो ज्यादा वोल्टेज को सहन नहीं कर सकते। कम्यूटेटर सेगमेंट ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 वोल्टेज तक वोल्टेज को ही क्या कर सकते हैं, वो सहन कर सकते हैं। एक कम्यूटेटर सेगमेंट की बात कर रहा हूं। अगर उन कम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर मैंने ज्यादा विद्युत वाहक बल लगा दिया, ज्यादा वोल्टेज दे दिया, तो वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के अंदर जो माइका लगा हुआ था, बहुत पतली परत होती है माइका की, वो माइका की परत क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने से कम्यूटेटर सेगमेंट्स के जो सेगमेंट्स है वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो अपन इस कारण से क्या होते हैं, अपन बोलते हैं ना, डीसी को अपन कम वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हैं, वो यही कारण है। क्योंकि डीसी सप्लाई लेने के लिए अपन को कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और कम्यूटेटर लगाएंगे तो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स पर अपन ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। ज्यादा वोल्टेज देंगे तो उनके बीच में जो पतली माइका सीट है वो इतना ज्यादा इंसुलेशन प्रदान नहीं कर सकती। इस कारण वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। इस कारण डीसी का जो उत्पादन करते हैं वो 650 वोल्टेज तक ही करते हैं। लेकिन अपन को जो एसी है, जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर होता है, आपका सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस जनरेटर, इससे अपन को कौन सी सप्लाई प्राप्त करनी, एसी। अब एसी सप्लाई अपन को 650 वोल्टेज तक की नहीं, अपन को 11 केवी या 33 केवी की सप्लाई अपन को क्या करनी है, यहाँ पर जनरेट करनी है, पैदा करनी है। तो अगर वो 11 केवी या 33 केवी की सप्लाई में कम्यूटेटर सेगमेंट्स के दूंगा,
तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। इस कारण इस सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर से अपन हाई वोल्टेज पैदा ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस कम्यूटेटर को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब कम्यूटेटर हटा दिया, अब कोई चीज घूम रही है तो उससे डायरेक्ट सप्लाई नहीं ले सकते। अब क्या किया अपन ने, जिस चीज के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा था उसको तो अपन ने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। अब यहां पर देखिए आर्मेचर वाइंडिंग को कहां पर लगा दी अपन ने, स्टेटर में लगा दी। अब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। अब इस चीज के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, मान लेते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, और ये बिल्कुल स्थिर है। स्थिर है तो इससे अपन डायरेक्ट तार को सोल्डर करके सप्लाई आसानी से ले सकते हैं ना बाहर, मतलब हाई वोल्टेज इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज घूम रही होती तो इससे अपन डायरेक्ट सप्लाई नहीं ले सकते, उस कंडीशन में इससे अपन हाई वोल्टेज पैदा नहीं कर सकते। तो अल्टरनेटर से हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए इसकी आर्मेचर वाइंडिंग को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, ताकि वहां पर उससे आसानी से तार को जोड़कर, तार को संयोजित करके बिना कम्यूटेटर के अपन वहां से एसी सप्लाई अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण जो आपका अल्टरनेटर होता है, उस अल्टरनेटर के अंदर क्या किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग को तो स्थिर रखा जाता है, जबकि फील्ड वाइंडिंग को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। अब फील्ड वाइंडिंग क्या काम कर रही है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रही है। अब चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रही है तो फील्ड वाइंडिंग को अपन कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई। अब डीसी सप्लाई के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, केवल दो टर्मिनल, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब दो टर्मिनल को सप्लाई देने के लिए कितने सिल्फ रिंग लगानी पड़ेगी, केवल अपन को दो ही सिल्फ रिंग लगानी पड़ेगी। अब दो सिल्फ रिंग है और डीसी को चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए अपन को हाई वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, 200 वोल्टेज 220 वोल्टेज पर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये तो है ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए अपन को 11,000 वोल्टेज देना पड़ेगा वहां पर, ऐसा कोई रोल है नहीं। चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ के लिए अपन को 220 डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो अपन उसको कम्यूटेटर सेगमेंट्स के माध्यम से आसानी से प्रदान कर सकते हैं। इस कारण अल्टरनेटर के अंदर जो फील्ड होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको तो कहा जाता है रोटेटिंग, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। ये चीज समझ में आ गई। तो अभी आपने स्टेटर के बारे में कंप्लीट पढ़ा कि स्टेटर क्या होता है, किस धातु का बना होता है, कौन सी वाइंडिंग लगी होती है, क्या काम करता है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसको ये तो आपको पता ही होगा कि इसको लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं। लेमिनेटेड बनाने का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर क्या हो रही है, एसी सप्लाई पैदा हो रही है, एसी सप्लाई उत्पन्न हो रही है ना। अब लेमिनेटेड नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर भंवर धारा आ जाएगी, भंवर धारा आ जाएगी तो वहां पर भंवर धारा एडी करंट लॉसेस हो जाएगा। तो इस एडी करंट लॉसेस के मान को समाप्त करने के लिए अपन इसकी क्या कर जाते हैं, इसके जो आपकी जो कोर बनाए जाते हैं या फिर जो स्लॉट्स कटे होते हैं या आंतरिक कोर होती है उसको क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। ये तो आपको पहले भी पता होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्टेटर की। तो स्टेटर क्या रहता है आपका, स्थिर रहता है। स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं अपन, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है आपका, एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस कारण इस एसी विद्युत वाहक बल को अपन बिना कम्यूटेटर लगाए ही क्या कर लेते हैं, अपन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है आपका क्या, रोटर। अल्टरनेटर की संरचना में दूसरा क्या चीज आती है आपका, रोटर। रोटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोटर। रोटर में से भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए रोटर, अब चाहे आपका जनरेटर हो चाहे आपका अल्टरनेटर हो, दोनों के अंदर ही क्या करता है आपका रोटर, क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। स्टेटर क्या होता है, स्थिर होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे, यह घूमने वाला भाग होता है। रोटर क्या होता है, ये घूर्णन करने वाला, घूर्णन करने वाला भाग है। घूर्णन करने वाला क्या होता है, भाग। अब रोटर पर अपन क्या करते हैं, इस पर क्या होती है आपकी, इस पर फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, इस पर फील्ड वाइंडिंग। इस पर फील्ड वाइंडिंग क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। रोटर पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं अपन, फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए फील्ड वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग के क्या क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या काम करती है, तो यह वाइंडिंग क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। अब फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो उसको कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होगी, एसी या डीसी। देखो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र कौन सी सप्लाई के अंदर पैदा होता है, डीसी सप्लाई के कारण। इस कारण क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को
कौन सी वाइंडिंग को? फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ, कौन सी सप्लाई के साथ? डीसी सप्लाई के साथ क्या करते हैं? डीसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं। फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई देते हैं अपन? फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई दी जाती है? डीसी सप्लाई। कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को किस सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है? तो अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ किया जाता है। पूछा जाता है अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को कहां पर स्थापित किया जाता है? तो अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को कहां पर स्थापित किया जाता है? रोटर पर स्थापित किया जाता है। पूछा जाता है कि अल्टरनेटर के अंदर से कौन सी वाइंडिंग घूर्णन करती है? तो देखिए घूर्णन कौन कर रहा है? रोटर। और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग लगा रखी है? फील्ड वाइंडिंग। तो यहां पर रोटेट कौन सी होगी? फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए इस फील्ड वाइंडिंग को मेरे को डीसी सप्लाई देनी है और फील्ड वाइंडिंग आपकी क्या कर रही है? घूम रही है। देखो ये फील्ड वाइंडिंग है, मान ला ये फील्ड वाइंडिंग आपकी क्या कर रही है? घूम रही है। और घूमने वाली चीज को मेरे को सप्लाई देनी है, तो डायरेक्ट इससे वायर तो कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दिया तो ऐसे इसी एक वायर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? आपका टूट जाएगा। तो इस घूमने वाली चीज को डीसी सप्लाई देने के लिए मेरे को क्या लगानी पड़ेगी? यहाँ पर सेल्फ रिंग लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? सेल्फ रिंग। अब यहाँ पर मैं कम्यूटेटर तो लगा नहीं सकता, क्योंकि कम्यूटेटर अगर मैंने लगा दिया और बाहर से इसको मैंने डीसी सप्लाई दे दी तो उस डीसी सप्लाई को कन्वर्टर कम्यूटेटर किस में बदल देगा? एसी में। लेकिन देना मेरे को यहाँ पर कौन सी सप्लाई है? डीसी सप्लाई। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? डायरेक्ट सेल्फ रिंग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? सेल्फ रिंग। सेल्फ रिंग क्या काम करती है? जैसी सप्लाई अपन को उसको दे रहे हैं वैसी की वैसी सप्लाई ही दूसरी तरफ को क्या कर देती है? ट्रांसफर। अगर सेल्फ रिंग को मैं बाहर से डीसी सप्लाई दे रहा हूं तो इस वाइंडिंग को भी वो वापस डीसी की डीसी सप्लाई जो का त्यों क्या कर देगी? प्रदान कर देगी। तो यहां पर अपन को फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सेल्फ रिंग का। पहली चीज तो क्लियर होगी कि फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए अल्टरनेटर के अंदर किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए अपन क्या करते हैं? सेल्फ रिंग का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि अल्टरनेटर के अंदर कितने सेल्फ रिंग काम मिलेंगे? अब फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? केवल दो टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो डीसी सप्लाई के अंदर केवल कितने तार होते हैं? दो तार होते हैं। अब दो तारों को वाइंडिंग से कनेक्ट करने के लिए कितनी सेल्फ रिंग की आवश्यकता होगी अपन को? दो सेल्फ रिंग की। तो अल्टरनेटर के अंदर केवल दो सेल्फ रिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केवल दो सेल्फ रिंग का। तो क्या किया जाता है? फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए क्या? फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए दो सेल्फ रिंग का प्रयोग करते हैं। दो सेल्फ रिंग का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि अल्टरनेटर के अंदर कितनी सेल्फ रिंग का प्रयोग करता है? तो अल्टरनेटर के अंदर कितनी सेल्फ रिंग का प्रयोग करते हैं अपन? दो सेल्फ रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज तो होगी बेसिक आपकी फील्ड वाइंडिंग से रिलेटेड। रोटर क्या होता है? घूर्णन करने वाला भाग होता है। अब ये एक चीज हो, रोटर आपका किस धातु का बना होता है? तो आपका रोटर होगा या तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। रोटर होता है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, यानी कि पटलित सिलिकॉन स्टील, या फिर बना होता है सीआरजीओ का। इसका सीआरजीओ। सीआरजीओ की फुल फॉर्म मैंने आपको लिखाई हुई है ट्रांसफॉर्म के अंदर, कॉल्ड रोल्ड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्या क्या? रोटर। तो अल्टरनेटर का जो रोटर होता है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील यानी पटलित सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ। सीआरजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड रोल्ड सिलिकॉन स्टील का क्या होता है? आपका बना होता है। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपका जो अल्टरनेटर का रोटर होता है वो किस धातु का बना होता है? तो या तो पटलित सिलिकॉन स्टील या फिर सीआरजीओ का बना होता है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होगी, इनको आपको नोट करना है। क्या होता है रोटर? घूमने वाला भाग होता है। रोटर पर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या काम करती है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। क्या काम करती है? चुंबकीय क्षेत्र। फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है? डीसी सप्लाई। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए कितने सेल्फ रिंग का प्रयोग करते हैं? दो सेल्फ रिंग का।
इसका जो रोटर होता है वो कौन सी धातु का बना होता है, तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील या CrGO का क्या होता है आपका बना होता है। देखो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से सिंगल लाइन उठ के आएगी, तो जितने भी मैं लाइन लिखवा रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपके नोट्स के अंदर उनको नोट करना है और याद भी करना है। अब बात करते हैं कि अल्टरनेटर के अंदर जो रोटर होते हैं वो कितने प्रकार के अंदर, तो अल्टरनेटर के अंदर हम दो प्रकार के रोटर काम में लेते हैं। क्या? अल्टरनेटर के अंदर हम दो प्रकार के रोटर काम में लेते हैं। आगे देखिए, अल्टरनेटर के अंदर दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका सिलेंड्रिकल रोटर और दूसरा होता है सैलिएंट पोल रोटर। देखते हैं इन दोनों रोटरों को। तो अल्टरनेटर के अंदर कितने प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं? दो प्रकार के रोटर, दो प्रकार के रोटर क्या करते हैं अपन प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि अल्टरनेटर के अंदर कितने रोटर प्रयोग करेंगे, तो कितने रोटर प्रयोग करेंगे? दो, जिसमें पहला जो रोटर होता है वो होता है आपका सिलेंड्रिकल रोटर और दूसरा जो रोटर होता है वो होता है आपका सैलिएंट पोल रोटर। देखिए सैलिएंट पोल रोटर है, इसको हिंदी में अपन लिखते हैं कौन सा? समुन्नत ध्रुव रोटर। और जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है उसको हिंदी में लिखते हैं अपन कौन सा? बेलनाकार रोटर। बेलनाकार रोटर। अब देखिए इन दोनों रोटरों के बारे में अपन पढ़ते हैं और इन दोनों रोटरों की क्या क्या विशेषता होती है, किन किन जगह पर इनका उपयोग किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में अपन यहाँ से पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारी एग्जाम्स के अंदर इन दोनों रोटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले इनकी संरचना देख लेते हैं कि आपका जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है उस सिलेंड्रिकल रोटर की संरचना किस प्रकार से होती है और सैलिएंट पोल रोटर की संरचना किस प्रकार से होती है। तो जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है उसका व्यास तो होता है कम, लेकिन इसकी जो अक्षीय लंबाई होती है वो क्या होती है आपकी ज्यादा। जैसे सिलेंड्रिकल रोटर आपका कुछ इस आकार का बनाया जाएगा, इसका व्यास मतलब ये वाला एरिया, व्यास तो होता है इसका कम। सिलेंड्रिकल रोटर का व्यास क्या होता है इसका? कम होता है, लेकिन इसकी जो अक्षीय लंबाई है, इसकी जो क्या है आपकी अक्षीय लंबाई, वो अक्षीय लंबाई क्या होती है आपकी ज्यादा होती है। तो जिस रोटर का व्यास कम और अक्षीय लंबाई ज्यादा होगी वो रोटर कौन सा होगा आपका? बेलनाकार रोटर होगा। कौन सा होगा? बेलनाकार। अब इस बेलनाकार रोटर के ये जो ऊपर की परिधि है, इस परिधि पर ऐसे स्लॉट कटे होते हैं। परिधि पर क्या कटे होते हैं? आपके स्लॉट कटे होते हैं और इन स्लॉट के अंदर ही क्या लगाई जाती है? आपके वाइंडिंग लगाई जाती है। यहां पर इस प्रकार से स्लॉट कटे होते हैं और इन स्लॉट के ऊपर क्या लगाई जाती है? वाइंडिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये है आपका रोटर और अल्टरनेटर के अंदर रोटर पर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? तो अल्टरनेटर पर रोटर पर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं अपन? फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। अल्टरनेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग का क्या कार्य होता है? तो अल्टरनेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम करती है। तो सिलेंड्रिकल रोटर की संरचना आपको समझ में आई। इस रोटर का व्यास होता है कम और अक्षीय लंबाई क्या होती है आपकी ज्यादा। ये वाली जो है ये तो कहलाती है इसकी अक्षीय लंबाई और ये वाला जो एरिया है वो इसका कहलाता है व्यास, डायमीटर डी। तो इसमें व्यास का मान कम होता है और अक्षीय लंबाई का मान क्या होता है? ज्यादा। अब देखते हैं अपन सैलिएंट फोल्ड रोटर। सैलिएंट फोल्ड रोटर की जो संरचना होती है वो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी, मतलब इसका व्यास कम है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर जो पोल्स बनाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसके अंदर अपन है जो चैम्पर्ड फॉल्स का उपयोग करते हैं। कौन सी शेफ वाले फॉल्स का उपयोग करते हैं? चैम्पर्ड शेफ वाले पोल का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ भी सकता है यहाँ पर सैलिएंट पोल रोटर के संरचना, सैलिएंट पोल रोटर की संरचना कैसी होती है? तो चैम्पर्ड। चैम्पर्ड का मतलब होता है देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये घूमे हुए होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर आपका रोटर वो स्टेटर की कोर रहेगी तो देखिए यहाँ पर तो एयर गैप क्या होगा आपका? कम, लेकिन इस वाले एरिया के अंदर एयर गैप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
तो ये जो आपके सैलिएंट फोल्ड रोटर होते हैं, सैलिएंट फोल्ड रोटर की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इनके अंदर जो एयर गैप होता है वो एयर गैप का मान क्या होता है आपका असमान होता है। एयर गैप का मान क्या होता है आपका असमान। देखिए ये है आपका कौन सा पोल है आपका, ये सैलिएंट पोल है। इसके अंदर ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां हो गई। इनके ऊपर यहाँ पर अपन लगाते हैं फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं अपन, यहाँ पर करते हैं इनके अंदर फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग अपन कहां पर करते हैं, रोटर के ऊपर करते हैं। किसके अंदर करते हैं रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग, तो अल्टरनेटर के अंदर करते हैं। फील्ड वाइंडिंग का अल्टरनेटर के अंदर क्या काम हो गया, तो फील्ड वाइंडिंग अल्टरनेटर के अंदर क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम करती है। तो इस वाले एरिया के अंदर तो अपन कौन सी वाइंडिंग करेंगे, फील्ड वाइंडिंग। तो बचा हुआ ये वाला एरिया जो पोल का आपका जो सिरा वाला है, एंड वाला भाग होता है, जिसको पोल शू के नाम से भी जाना जाता है, इस पोल शू के ऊपर अपन कौन सी वाइंडिंग करते हैं, तो इसके अंदर एक वाइंडिंग और की जाती है यहाँ पर, और उस वाइंडिंग को हम डैम्पर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। उस वाइंडिंग को अपन कौन सी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। तो यहाँ पर तो कौन सी वाइंडिंग की जाती है आपकी, यहाँ पर तो की जाती है डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग की जाती है यहाँ पर, तो डैम्पर वाइंडिंग। और यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है आपके, तो यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है कौन सी वाइंडिंग आपकी, फील्ड वाइंडिंग। जबकि यहाँ पर इस बेलनाकार रोटर के अंदर इन स्लॉट्स के अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। इस बेलनाकार रोटर के अंदर हमको डैम्पर वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता। इस कारण बेलनाकार रोटर के अंदर हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग ओनली कौन से रोटर के अंदर प्रयोग की जाएगी, तो सैलिएंट पोल रोटर के अंदर ही प्रयोग की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये हो गया आपका कौन सा, सैलिएंट फोल्ड रोटर। अब सैलिएंट फोल्ड रोटर का अपन देखें व्यास, व्यास का मतलब यह वाला एरिया, तो इसका व्यास क्या हो गया आपका, देखिए बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इसका व्यास तो क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। लेकिन इसकी जो अक्षीय लंबाई होती है, इसकी कौन सी लंबाई आपकी, अक्षीय लंबाई, इसकी अक्षीय लंबाई क्या होती है आपकी, कम होती है। क्या होती है, कम। तो बेलनाकार रोटर और सैलिएंट पोल रोटर की संरचना आपको समझ में आई। इनके अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है, तो इस पर तो ओनली कौन सी फील्ड वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है इसके ऊपर, फील्ड वाइंडिंग। इस पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित करेंगे, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। कौन से के अंदर, आपका सिलेंड्रिकल के। लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके अंदर एक तो की जाती है फील्ड वाइंडिंग, और दूसरी की जाती है आपकी कौन सी वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग भी इसके अंदर क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। अब बात आता है कि डैम्पर वाइंडिंग क्या काम करती है, तो अभी तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे। डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, वो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम इस डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर तो डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम हो गया, इस मोटर को क्या करती है, सेल्फ स्टार्ट बनाने का काम करती है। फिर बात आती है कि अल्टरनेटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग क्या काम करती है। तो अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, एक हंटिंग दोष होता है, जिसको अपन हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अल्टरनेटर पर लोड का मान कम या ज्यादा होता है, तो उसके रोटर के अंदर क्या होते हैं, कंपन पैदा होते हैं, वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं। उन कंपन जो वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं, उन कंपन को समाप्त करने के लिए अपन कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये डैम्पर वाइंडिंग अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग सिंक्रोनस मोटर के अंदर तो क्या होता है, और अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर तो डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने का काम करती है। और अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, आपका जो हंटिंग दोष होता है, उस अल्टरनेटर के अंदर जो हंटिंग दोष है, उस हंटिंग दोष को समाप्त करने का काम आपकी डैम्पर वाइंडिंग करती है। तो आपको इनकी संरचना समझ में आई कि आपका सैलिएंट पोल रोटर और आपका जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है वो किस किस प्रकार से होते हैं। फिर इसके अंदर अगला जो क्वेश्चंस बन जाता है आपका, अगला क्वेश्चंस यहां से ये पूछा जाता है कि इसके अंदर जो बेलनाकार रोटर होता है, उस बेलनाकार रोटर के अंदर पोल्स की संख्या कम होती है। बेलनाकार रोटर के अंदर पोल की संख्या क्या होती है आपकी, कम होती है। पोल की संख्या क्या होती है आपकी, कम होती है।
बेलनाकार रोटर के अंदर या तो 2 पोल हो सकते हैं या फिर 4 पोल हो सकते हैं। बेलनाकार रोटर के अंदर पोल्स की संख्या क्या होती है, कम होती है, जबकि सैलेंट पोल रोटर के अंदर पोल्स की संख्या क्या होती है, इसके अंदर पोल्स की संख्या क्या होती है, इसके अंदर ज्यादा होती है। इसके अंदर पोल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अब पोल की संख्या कम या ज्यादा होने से देखो इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपन जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र होता है क्या, एन एस बराबर होता है 120 एफ बटे क्या होता है, पी होता है। अब यहां पर देखिए कि सिंक्रोनस स्पीड एनएस का जो मान है वो पोल की संख्या के क्या है, आपका व्युत्क्रमानुपाती है। इस एनएस का मान इस पोल की संख्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब यदि पोल की संख्या कम होगी, पी का मान यदि कम होगा तो एन मतलब सिंक्रोनस स्पीड का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस रोटर के अंदर पोल्स की संख्या कम है तो इस रोटर की घूर्णन गति क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा रोटर बहुत ज्यादा स्पीड से, किस रोटर की घूर्णन गति ज्यादा होगी, तो उस रोटर की घूर्णन गति ज्यादा होगी जिस रोटर के अंदर पोल्स की संख्या कम होगी। तो बताइए कौन से रोटर के अंदर पोल्स की संख्या कम है, तो सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर पोल्स की संख्या कम होती है, इस कारण इस रोटर की घूर्णन गति क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। जबकि सैलिएंट पोल रोटर के अंदर पोल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब बताइए यदि पी का मान ज्यादा होगा, पी मतलब पोल्स, पी बराबर क्या है आपका, यहाँ पर पोल्स है, ध्रुव है। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका ध्रुव। तो यदि ध्रुवों की संख्या ज्यादा होगी, ध्रुवों की संख्या ज्यादा होगी तो इस रोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या होगी, आपका कम होगी। तो सैलिएंट पोल रोटर की घूर्णन गति कम होती है, जबकि सिलेंड्रिकल पोल रोटर की घूर्णन गति क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज समझ में आ गई आपकी, इसकी घूर्णन गति ज्यादा क्यों होती है, इसकी घूर्णन गति कम क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पोल्स होंगे तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अंदर कम पोल्स होते हैं, कम पोल्स होंगे तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो एक एक चीजें आपको क्लियर होके चलनी चाहिए, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप किन किन चीजों को रट पाओगे, तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश किया करो, रटने की बजाय कि ये संख्या कम या ज्यादा किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अगली अपन संख्या क्या नोट करेंगे, इनकी घूर्णन गति के बारे में नोट कर लेते हैं अपन। तो जो बेलनाकार रोटर है इसकी घूर्णन गति क्या होती है आपकी, उच्च। उच्च मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 3000 आरपीएम तक हो सकती है इसकी घूर्णन गति, उच्च होती है। ऐसे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये जो घूर्णन गति है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पोल्स के ऊपर। जितने ज्यादा पोल्स उतनी ज्यादा इसकी घूर्णन गति हो जाएगी। तो इसकी घूर्णन गति क्या होती है, उच्च होती है, और इसकी घूर्णन गति क्या होती है, आपकी कम होती है। इसकी घूर्णन गति क्या होती है, आपकी कम होती है। अगला, अगली क्या रखोगे, इसके अंदर जो एयर गैप है, वायु अंतराल यानी कि एयर गैप। वायु अंतराल क्या होता है इसके अंदर, नॉन सॉरी यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, एक समान। इंग्लिश में लिखेंगे इसको यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रहता है। अभी समझाता हूं कैसे रहता है। इसके अंदर जो वायु अंतराल होता है, वायु जो अंतराल होता है वो क्या होता है आपका, असमान। असमान का मतलब होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म, असमान रहता है। देखिए वायु अंतराल का मतलब क्या है, ये आपका रोटर है, इस रोटर के ऊपर क्या लगा होगा, आपका स्टेटर लगा होगा। जैसे मान लेते हैं ये स्टेटर है, तो इस देखिए यहां पर इस रोटर और स्टेटर के बीच की दूरी क्या है, बिल्कुल समान है। यहां पर भी उतनी ही दूरी है, यहां पर भी उतनी ही दूरी है। मतलब इस रोटर के अंदर प्रत्येक जगह पर स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप है, जो अंतराल है, जो गैप है, वो गैप क्या है, बिल्कुल एक समान है। गैप हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। तो इस कारण इस रोटर के अंदर जो एयर गैप वायु अंतराल है वो क्या होता है, एक समान, यानी कि क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। इस रोटर की बात करें, जैसे मैंने स्टेटर को यहां पे लगाया, स्टेटर को यहां पर लगाया, तो देखिए ये जो आपका
पोल्स है, इस पोल्स के अंदर यहाँ के बीच की दूरी क्या है आपकी कम है, लेकिन अगर इस सिरे से और इस सिरे के बीच की दूरी देखें तो क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी क्या है ज्यादा, तो इनके बीच का जो वायु अंतराल है वो क्या हो गया आपका असमान हो गया। यहाँ पर वायु अंतराल कम है लेकिन यहाँ पर वायु अंतराल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो सैलिएंट पोल रोटर है इसके अंदर जो वायु अंतराल है वो क्या होता है असमान होता है, जबकि इसके अंदर वायु अंतराल क्या होता है आपका समान होता है। अब इनके बात करते हैं कि इनका उपयोग कहां कहां पर करते हैं, तो देखिए इसके घूर्णन गति ज्यादा है, इसकी घूर्णन गति ज्यादा है तो इसका जो उपयोग करेंगे अपन थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि तापीय विद्युत संयंत्र और जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र होते हैं उनके अंदर इस रोटर का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट व न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। अब इसकी घूर्णन गति कम है तो इस कारण सैलिएंट पोल रोटर का जो उपयोग किया जाता है वो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है हाइड्रो, तो इसका उपयोग हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर किया जाता है, जबकि आपका सिलेंड्रिकल रोटर है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है आपके थर्मल पावर प्लांट के अंदर उपयोग किया जाता है। तो ये चीज आपके अंतर समझ में आ गया। इसके बाद में आता है कि इनके ऊपर हमने देखा कि इसके अंदर तो कौन सी वाइंडिंग कर रहे हैं अपन फील्ड वाइंडिंग, और उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग। तो एक अंतर आपको ये याद हो गया होगा कि सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि सैलिएंट पोल रोटर के अंदर क्या करते हैं अपन डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक और देखिए वाइंडिंग अपन डीसी मशीन और एसी मशीन की जब वाइंडिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डीसी मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो अलग प्रकार से की जाती है और एसी मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो अलग प्रकार से की जाती है। एसी मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच वाली की जाती है, जबकि डीसी मशीनों के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो कंसंट्रेटेड और फुल पिच वाली वाइंडिंग करते हैं। तो ये आपको वाइंडिंग वाले चैप्टर के अंदर पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यानी कि वितरण कुंडलन क्या होता है और कंसंट्रेटेड यानी कि संकेंद्रीय वाइंडिंग क्या होती है। तो अभी तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो आपका बेलनाकार रोटर होता है उस बेलनाकार रोटर पर क्या किया जाता है आपकी कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो इस पर है जो वितरण कुंडलन। कौन सी वाइंडिंग की जाती है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या हो गया, मान लो ये कोई वाइंडिंग का एक चालक कोर है, इस स्लॉट के अंदर क्या होगा उस वाइंडिंग के क्या होगा एक चालक पदार्थ इस स्लॉट के अंदर आ जाएगा, एक चालक पदार्थ इस स्लॉट के अंदर आ जाएगा, फिर अगला चालक पदार्थ सारे अगले स्लॉट के अंदर की जाएंगे। तो इसमें वाइंडिंग को क्या किया जाता है पूरे रोटर पर फैलाकर किया जाता है, वाइंडिंग को पूरे रोटर पर क्या किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैलाकर किया जाता है। इस कारण इस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब एक वाइंडिंग के जो चालक पदार्थ होते हैं वो अलग अलग स्लॉट्स के अंदर या अलग अलग पोल के अंतर्गत आते हैं, जबकि यहां पर क्या की जाती है इसके अंदर है जो संकेंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। कौन सी इस पर है जो कौन सी वाइंडिंग की जाती है संकेंद्रीय वाइंडिंग, संकेंद्रीय वाइंडिंग। संकेंद्रीय वाइंडिंग को इंग्लिश में लिखेंगे अपन क्या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जाती है। इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग करेंगे अपन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जाती है, और इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। अब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या की जाती है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर आपने वाइंडिंग देखी है, जैसे ट्रांसफार्मर की ये कोई कोर है, इस कोर के ऊपर अगर अपन वाइंडिंग लपेटनी है तो मैं क्या करूंगा चालक पदार्थ लूंगा जो भी कॉपर का है उसको अपन ऐसे बिल्कुल इस कोर के चारों तरफ ऐसे बिल्कुल गोल गोल रूप में क्या कर देंगे अपन लपेट देंगे।
तो जितने भी इसके अंदर टर्न्स आएंगे उन टर्न्स का केंद्र बिंदु क्या रहेगा, हमेशा एक रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये आपका आपका हो गया क्या, आपका पोल हो गया आपका, इसके ऊपर मेरे को वाइंडिंग लगानी है, तो इस वाइंडिंग को कुछ इस प्रकार से एक ही जगह पर पूरी वाइंडिंग को कुछ इस प्रकार से एक ही जगह पर क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब इसमें ये जितने भी चालक पदार्थ है बहुत सारे, इन सभी का केंद्र बिंदु क्या है, एक ही है। इस चालक पदार्थ का केंद्र भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, बाहर वाले का भी यही होगा। तो इस वाइंडिंग को अपन क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वाइंडिंग। यानी कि इस वाइंडिंग को फैलाकर नहीं किया जाता, एक ही जगह पर एक ही पोल के ऊपर ऐसे ऊपर बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। जबकि इस वाइंडिंग को अलग अलग स्लॉट के अंदर फैलाकर किया जाता है, इस कारण इसको बोलते हैं वितरण कुंडल और इसको बोलते हैं संकेंद्रीय कुंडल। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करने के अलग लाभ है और संकेंद्रीय वाइंडिंग करने के अलग लाभ है। इसका प्रयोग तो डीसी मशीनों के अंदर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है एसी मशीनों के अंदर। एसी मशीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और डीसी मशीनों के अंदर अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जाती है। एक जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी अपन कौन सी वाइंडिंग करते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं। तो ये हो गया आपके किसके बारे में, रोटर्स के बारे में, कि अल्टरनेटर के अंदर कितने प्रकार के रोटर काम में लेते हैं। तो अल्टरनेटर के अंदर अपन दो प्रकार के रोटर काम में लेते हैं, एक होता है बेलनाकार रोटर, दूसरा होता है समुन्नत ध्रुव रोटर। यानी कि एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर, दूसरा होता है सैलिएंट पोल रोटर। इन रोटर के बारे में हमने पढ़ा, इन रोटर की संरचना हमने देखी कि ये रोटर किस प्रकार से होते हैं और इसके ऊपर कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है, क्या क्या विशेषता होती है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, आपकी एग्जाम्स के अंदर से यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज हमने अल्टरनेटर के बारे में थोड़ा बेसिक्स जाना कि अल्टरनेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है तो उसकी दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, कि इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन से भाग हो जाएंगे, एक होगा इसके अंदर एक्साइटर होगा। एक्साइटर क्या होता है, एक्साइटर क्या होता है आपका, कि आपका जो अल्टरनेटर है या आपकी जो आपकी डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को अपन को कौन सी सप्लाई देनी है, डीसी सप्लाई देनी है। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए अपन क्या करते हैं, एक शंट जनरेटर का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो वो शंट जनरेटर ही क्या कहलाता है, एक्साइटर कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंक्रोनस मशीन के अंदर एक्साइटर का क्या काम है, तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर एक्साइटर के रूप में हम डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। और ये डीसी शंट जनरेटर है वो इसकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित करता है, डीसी सप्लाई देता है फील्ड वाइंडिंग को, जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने का, एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए या फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एक्साइटर का। एक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे प्राइम मूवर, एक क्या पढ़ेंगे अपन, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, देखिए अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के रोटर को अपन जब घुमाएंगे तभी तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन होगा। चुंबकीय बल रेखाओं को रोटर तभी तो काटेगा जब उस रोटर को अपन घुमाएंगे। तो अल्टरनेटर को अपन के रोटर को घुमाने के लिए, अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने के लिए अपन जिस मशीन का उपयोग करते हैं वो मशीन ही क्या कहलाती है, आपकी अल्टरनेटर कहलाती है, वो सॉरी क्या कहलाता है, प्राइम मूवर कहलाता है। तो प्राइम मूवर तो क्या काम कर रहा है, अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने का काम कर रहा है। दो चीज याद रखना, एक होता है प्राइम मूवर, एक होता है एक्साइटर, दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना, क्लियर कर लेना। एक्साइटर मैंने आपको बताया, एक्साइटर क्या करता है, सिंक्रोनस मशीन की जो फील्ड वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई देकर उस फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, वो तो कहलाता है एक्साइटर। एक होता है प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या करता है, आपका जो अल्टरनेटर होता है या सिंक्रोनस जो आपकी जनरेटर होता है, अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर के रोटर को हमको घुमाना पड़ेगा, अल्टरनेटर को हमको यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अल्टरनेटर को जब हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे तभी तो वो विद्युत ऊर्जा पैदा करेगा। तो अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है वो मशीन क्या कहलाती है, प्राइम मूवर कहलाती है। तो प्राइम मूवर तो क्या करता है, अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। और एक्साइटर क्या काम करता है, जो सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस मशीन का मतलब चाहे अल्टरनेटर हो चाहे आपकी सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों की फील्ड वाइंडिंग के अंदर डीसी सप्लाई देके उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम कौन करता है, एक्साइटर करता है। दोनों चीज आप यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इनको भी मैं आपको नोट करा देता हूं। एक होता है आपका एक्साइटर और एक होता है आपका क्या, प्राइम मूवर। ये भी अल्टरनेटर की संरचना के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि
कई बार क्या होता है, ये चीजें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है, हमको पता होता है फिर भी अब अगर हम इसको बार बार के में रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो एक चीज तो मैंने बताया आपको, क्या, एक्साइटर। हिंदी में इसको बोलेंगे अपन उत्तेजक। तो क्या होगा, यह एक छोटा डीसी शंट जनरेटर, शंट जनरेटर होता है, काम क्या हो गया, यह सिंक्रोनस मशीन, तुल्यकाली मशीन भी बोलते हैं इसको, सिंक्रोनस मशीन की फील्ड वाइंडिंग, सिंक्रोनस मशीन की फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देकर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, प्राइम मूवर। देखिए प्राइम मूवर क्या होता है आपका, प्राइम मूवर के रूप में अपन डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। यह देखिए जरूरी नहीं है डीसी शंट मोटर, देखो ज्यादातर अपन की जो लैब्स होती है ना, जो अपने इलेक्ट्रिकल्स की जो लैब होती है उसके अंदर तो डीसी शंट मोटर ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइम मूवर के रूप में अपन जैसे अपन देखे जनरेटिंग स्टेशन पे जो टरबाइन्स लगे होते हैं आपके, जैसे आपका जल टरबाइन हो गया आपका, है ना, जल टरबाइन हो गया, वो जल टरबाइन भी क्या करता है, अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने का काम कर रहा है। तो वहां पर वो जल टरबाइन हो क्या हो गया आपका, प्राइम मूवर हो गया। जैसे आप थर्मल पावर प्लांट पढ़ोगे तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर भाप की सहायता से उस टरबाइन को घुमाया जाता है, तो वहां पर जो स्टीम टरबाइन हो गया, भापीय टरबाइन हो गया, वो क्या हो गया आपका, प्राइम मूवर हो गया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक प्रॉपर चीज का नाम लिखना उचित नहीं होगा, पर आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि प्राइम मूवर होता क्या है। तो अल्टरनेटर के अंदर प्राइम मूवर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करता है। अब प्राइम मूवर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर भी क्या हो जाएंगे आपके, कई कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डीसी शंट मोटर या फिर हाइड्रो या थर्मल पावर प्लांट नहीं लिखाऊंगा, केवल आपको ये याद रखना है कि प्राइम मूवर अल्टरनेटर के अंदर क्या काम करता है। तो प्राइम मूवर क्या करता है, यह अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्साइटर और प्राइम मूवर के बारे में जाना। तो आज हमने अल्टरनेटर के बारे में कुछ बेसिक्स चीजों के बारे में पता किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।